हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी सीक्रेट घर जमाई पति। दोस्तों, आज की कहानी में आपका हार्दिक स्वागत मैं मनदीप फिर से करता हूं। हमारी नई कहानी सुबह के टाइम पर शुरू हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको जरूर जाकर देख लें। सुबह हमारी नई कहानी सुबह की कहानी इंस्टा मल्टी मिलेनियर शुरू हो चुकी है। जाइए देखिए, कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अभय रायचंद हाजी के उस किले में पहुंच चुका था और उन्होंने वहां पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था। तभी पहला गार्ड एक भारी लोहे की रोड लेकर पागलों की तरह अभय की तरफ दौड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से रोड अभय के सिर पर दे मारी, लेकिन अभय का वो कमांडो रिफ्लेक्स बिजली की तरह तेज था। अभय ने अपने शरीर को बहुत ही तेजी से दाएं तरफ स्लिप किया। रोड हवा को चीरती हुई नीचे आई। उसी पल अभय ने क्राव मार्ग का एक बहुत ही घातक काउंटर अटैक किया और उसने अपने बाएं हाथ से उस गार्ड की कलाई को पकड़ा और अपने दाहिने हाथ की कोहनी को पूरी ताकत से गार्ड के जबड़े के ठीक नीचे दे मारा। क्रैक! गार्ड का जबड़ा एक ही झटके में टूटकर लटक गया। उसके मुंह से खून और टूटे हुए दांत हवा में उड़ गए। लेकिन अभय यहीं नहीं रुका। उसने गार्ड की कलाई को मरोड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपने दाहिने घुटने की गार्ड को पसलियों पर इतना भयंकर धंसा दिया कि गार्ड की 3 पसलियां टूटकर उसके फेफड़ों में घुस गई। गार्ड बिना कोई आवाज के धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर बाकी के 19 गार्ड खौफ से भर गए, लेकिन वो एक साथ अभय पर टूट पड़े। 2 गार्ड ने अपनी तलवारें लेकर अभय पर हमला किया। आगे से अभय ने विंग चुन मार्शल आर्ट के पैक तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने अपने गार्ड की तलवार अपने हाथों में अपनी हथेली पर डिफ्लेक्ट की और उसी सेकंड दूसरे हाथ की उंगलियों के उस गार्ड के गले पर एक बहुत तेज और जानलेवा नर्व स्ट्राइक किया। गार्ड की सांसें की नली चिपक गई और वो अपना गला पकड़कर तड़पने लगा। तभी दूसरे गार्ड के ने पीछे से अभय की पीठ पर वार करना चाहा। अभय ने बिना पीछे मुड़े ताइक्वांडो की स्पिनिंग बैक किक मारी। अभय के चमड़े के जूते की एड़ी उस दूसरे गार्ड की छाती के बिल्कुल बीचों बीच एक हथौड़ी की तरह जा लगी। धप! वो हट्टा कट्टा गार्ड हवा में 10 फीट दूर उछल गया और एक खंबे से टकराकर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा। तभी पीछे से 4 गार्ड्स ने एक साथ चाकुओं के साथ अभय पर झपटा मारकर कहा, मारो इस शैतान को। अभय के सीने के टांके इस बेतहाशा शारीरिक हलचल से पूरी तरह से खिंच रहे थे। सफेद शर्ट पर खून का एक लाल धब्बा उभर आया था, लेकिन अभय के दिमाग में सिर्फ काव्या का वो खून से लथपथ चेहरा घूम रहा था। दर्द ने उसकी ताकत को कम नहीं किया, बल्कि 100 गुना ज्यादा खूंखार बना दिया। अभय ने ब्राजीलियन जुस्सु और सिलात का मिला जुला रूप धारण कर लिया था। जैसे ही पहला गार्ड चाकू लेकर उस पर कूदा तो अभय ने उसके हाथ को क्रॉस ब्लॉक किया और उसकी कलाई को एक ही झटके में 180 डिग्री के कोण पर घुमा दिया। गार्ड की कलाई टूट गई और चमड़ी बाहर आ गई। गार्ड की चीख अभी निकली ही थी कि अभय ने उसी के टूटे हुए हाथ को घुमाकर वो चाकू दूसरे गार्ड के कंधे में गहराई तक उतार दिया। तीसरे गार्ड ने अभय को कमर से पकड़कर जमीन पर गिराना चाहा, लेकिन अभय ने अपने गुरुत्वाकर्षण को नीचे किया और गार्ड की गर्दन को अपनी दोनों बाहों के बीच ग्लोटिन चौक में जकड़ दिया। अभय ने अपनी बाहों को इतनी खौफनाक ताकत से कसा कि उस गार्ड की गर्दन की हड्डियां आपस में रगड़ने लगी। गार्ड के चेहरे की नसें फट गई, आंखें बाहर आ गई और महज 5 सेकंड में उसका दम घुट गया। अभय ने उसकी बेजान लाश को एक तरफ फेंक दिया। अब सिर्फ 10 गार्ड बचे थे। उनकी आंखों में साक्षात मौत का खौफ नाच रहा था। उन्होंने अपने हथियार फेंक कर भागने की कोशिश की। अभय ने एक शेर की तरह दहाड़ कर कहा, कहाँ जा रहे हो कुत्तों? भागते हुए गार्ड्स के पीछे दौड़ा और उसने हवा में छलांग लगाई और मिक्स मार्शल आर्ट की फ्लाइंग नी का वार करके एक गार्ड की रीढ़ पर वार कर दिया। गार्ड की पीठ बीच से टूट गई। अभय ने एक और गार्ड को बालों से पकड़ा, उसे हवा में उठाया। उसका सिर हवेली की भारी संगमरमर की दीवार पर इस बेदर्दी से मारा कि गार्ड का भेजा दीवार पर एक लाल रंग की पेंटिंग की तरह छप गया। अभय के दोनों हाथ खून से लाल हो चुके थे। उसका चेहरा पसीने और दूसरों के खून के छींटों से सना हुआ था। उसकी सांसें धोंकने की तरह चल रही थी। वो अब कोई इंसान नहीं बल्कि विनाश के देवता भगवान शिव के तांडव का रूप ले चुका था। हाजी हबीब खान के वो खूंखार 20 गार्ड जो पूरे मुस्तफाबाद पर राज करते थे,
वो महज 10 मिनट के अंदर अभय रायचंद के नंगे हाथ और मार्शल आर्ट्स के प्रलयंकारी तूफान के आगू लाशों के टूटी हुई हड्डियों के ढेर में तब्दील हो चुके थे। बाहर सिकंदर और उसकी टीम ने बाकी बचे सारे गुंडों को गोलियों से भूनकर हवेली को पूरी तरह से साफ कर दिया था। अभय रायचंद अपने खून से सने जूतों के साथ हवेली के उन आलीशान संगमरमर के फर्श पर चलकर अंदर की तरफ बढ़ा। उसके सीने से टपकता खून फर्श पर खौफनाक निशान बना रहा था। हवेली के अंदर एक भारी लोहे का दरवाजा था जो बेसमेंट की तरफ जाता था। अभय ने पीछे मुड़कर पाशा को इशारा किया। पाशा ने C4 एक्सप्लोजिव उस दरवाजे को उखाड़ा। बेसमेंट के अंदर का नजारा खौफनाक हो गया था। हाजी हबीब खान, जो बाहर बालकनी में खड़ा होकर अभय को ललकार रहा था, वो अब कोने में घुटनों के बल बैठकर कांप रहा था। उसके हाथ में पकड़ी हुई सोने की तस्बीह थर थर कांप रही थी। उसी कमरे में 3 सर्जिकल बेड्स पर वो रशियन दरिंदे मौजूद थे। अलेक्जेंडर सोलोनिक का घमंड अब टूट चुका था। वो खौफ से अभय को देख रहा था। नैना अलेक्जेंडर सोलोनिक, वो शेरों को जो मारती थी, वो अपने घावों के दर्द और इस खूनी हैवान को देखकर अपने होठों को काट रही थी। वो आदमखोर डैनियल सोलोनिक, जिसे भारी एनेस्थेसिया दिया गया था, वो अभी भी जंजीरों में बंधा बेहोश पड़ा था। अभय धीरे धीरे चलकर हाजी हबीब खान के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। हाजी हबीब खान ने रोकर कहा, तुम तुम इंसान नहीं हो, तो मुझे माफ कर दो रायचंद साहब। मैंने सिर्फ इन लोगों को पनाह दी, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे मत मारो। अभय ने अपने पैरों से हाजी हबीब के सीने पर एक ऐसी जोरदार किक मारी कि वो बूढ़ा मक्कड़ हाजी हवा में उछलकर पीछे दीवार पर जा टकराया। उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। तभी अभय ने अपनी भारी फटी और शैतानी आवाज में कहा, तुझे मैंने मारने के लिए नहीं छोड़ा हाजी। तुझे मैंने इसलिए जिंदा रखा ताकि तू देख सके कि जिन रशियन कुत्तों को तूने पनाह दी, उनका हश्र क्या होता है। उस हश्र के बाद तेरा नंबर आएगा। तब अभय ने मुड़कर अलेक्जेंडर सोलोनिक की आंखों में देखा। आगे से अलेक्जेंडर ने अपना थूक निगल कर अकला कर कहा, "अ- अभय अभय मेरी बात सुनो। हम इस दुश्मनी को यहीं खत्म करते हैं। मैं इंडिया से चला जाऊंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। अभय के होठों पर एक कड़वी और दर्दनाक हंसी आ गई। अभय ने धीरे से चलकर अलेक्जेंडर के बेड के पास आकर कहा, दुश्मनी, ये दुश्मनी नहीं है अलेक्जेंडर। दुश्मनी तो हथियार, दौलत, सिंडिकेट के बीच होती है। तूने तो मेरी उस पत्नी पर गोली चलवाई जिसका इस खूनी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था। अभय ने अलेक्जेंडर के बालों को अपनी मुट्ठी में इस बेदर्दी से जकड़ा कि उसके सिर की चमड़ी खिंच गई। तब अभय ने फुपकार कर कहा, तूने मेरी दुनिया को रुलाने की कोशिश की है, इसलिए अब तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी कि मैं तुम्हें एक गोली मार दूं और खेल खत्म हो जाए। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा हूं जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। इसके बाद अभय ने सिकंदर को हुक्म देकर कहा, सिकंदर, इन तीनों रशियन कुत्तों को इस हाजी हबीब को भारी जंजीरों में जकड़ो। डैनियल को ऐसे बांधना कि वो गर्दन तक ना हिला सके। इन्हें घसीट कर गाड़ियों में डालो। हम इन्हें फार्म हाउस लेकर जा रहे हैं। तभी सिकंदर और पाशा ने तुरंत अपनी टीम के साथ उन सभी को जंजीरों में जकड़ना शुरू करके कहा, जी छोटे मालिक। आगे से नैना ने चीखने की कोशिश की, लेकिन पाशा ने उसकी पेट के घावों पर अपनी राइफल का बट इतनी जोर से मारा कि वो दर्द के मारे बेहोश हो गई। वहीं मुस्तफाबाद की वो बस्ती जो हाजी हबीब खान के एक इशारे पर मरने मारने को तैयार थी, आज वो पूरी तरह से खामोश थी। सड़क के दोनों किनारों पर खड़ी औरतें, बच्चे और आदमी अपनी आंखों में एक ऐसा खौफनाक मंजर देख रहे थे जिस पर यकीन करना नहीं मुश्किल था। उनका मसीहा हाजी हबीब खान, जिसे वो भगवान मानते थे, आज उसे एक कुत्ते की तरह कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए हवेली से बाहर लाया जा रहा था। हाजी के चेहरे पर कालिक और खून पुता हुआ था। वो रो रहा था और भीख मांग रहा था। उसके पीछे वो तीनों खूंखार रशियन दरिंदे भारी लोहे की जंजीरों में बंधे घसीटे जा रहे थे और इन सब के आगे खून से सना हुआ लेकिन एक अजय और खौफनाक भगवान की तरह चलता अभय रायचंद आ रहा था। तभी मुस्तफाबाद के लोगों ने अपने सिर झुका लिए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो एक पत्थर भी उठा सके। अभय रायचंद के खौफ ने उनके अंदर के उस गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था। तभी सिकंदर ने उन चारों बंदियों को गाड़ी में डिग्गी में पिछले हिस्से के जानवरों की तरह पटक दिया। इसके बाद अभय वापस अपनी ओड़ी में बैठा। उसका ये काफिला मुस्तफाबाद की उन संकरी गलियों से निकलकर एक बार फिर हाईवे के उस अंधेरे में समा गया और इस बार उनकी मंजिल अरावली का वो तहखाना नहीं था,
अभय को पता था सोलोनिक और नैना के बाकी गुर्गे अरावली के तहखाने के बारे में जान चुके हैं, इसलिए उसने उन दरिंदों को उस जगह लेकर जाने का फैसला किया जहां काव्या रिकवर कर रही थी, रायचंद एम्पायर का सीक्रेट फार्म हाउस। लेकिन फार्म हाउस का वो हिस्सा जहां काव्या थी वो जमीन के ऊपर था, रोशनी फूलों से सजा हुआ एक स्वर्ग जहां अभय इन दरिंदों को लेकर जा रहा था। वो फार्म हाउस की जमीन के नीचे कई फीट बना हुआ एक ऐसा गुप्त और सीक्रेट अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल था जिसके बारे में काव्या तो क्या, रायचंद एम्पायर के कई कमांडर को भी नहीं पता था। सुबह के 4 बज चुके थे। काफिला उन घने जंगलों के बीच बने रायचंद एम्पायर के सीक्रेट फार्म हाउस के पिछले गेट पर अंदर दाखिल हुआ। तभी अभय को पता चला कि आज ऑफिस में काव्या कमजोरी और ओवरलोड लेने की वजह से चक्कर खाकर गिर गई थी। तान्या ने नीलम जी को बता दिया, इसलिए नीलम जी काव्या को जल्दी से ऑफिस से यहाँ फार्म हाउस ले आई और डॉक्टर माथुर उनका ट्रीटमेंट दोबारा से कर रहे थे। इसलिए अभय ने गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले डॉक्टर माथुर को बुलाया। अभय ने खून से सने अपने कोट को उतार कर पूछा, काव्या कैसी है? आग से डॉक्टर माथुर ने अभय के इस खौफनाक हालात को देखकर कांप कर कहा, मैडम बिल्कुल ठीक है छोटे मालिक, वो गहरी नींद में है। और हाँ सर, हमने उनके कमरे के आसपास की पूरी तरह साउंड प्रूफिंग कर दी, नीचे की कोई आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। उनकी ये बात सुनकर आगे से अभय ने राहत की सांस लेकर कहा, बेहतरीन। इसके बाद अभय ने उस सीक्रेट तहखाने का नाम लेकर सिकंदर को हुक्म देकर कहा, सिकंदर, इन सबको ब्लैक होल में लेकर चलो। उनका हुक्म सुनते ही सिकंदर तुरंत काम पर लग गया। वो फार्म हाउस के एक पिछली पुरानी लिफ्ट पर सीधे जो कई नीचे जाती थी, लिफ्ट का दरवाजा खुला। वो अंदर का नजारा किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफी था। यह टॉर्चर शहर अरावली के तहखाने से भी ज्यादा भयानक था। यहाँ की दीवारें ठोस स्टील और कंक्रीट से बनी थी। छत से पानी टपक रहा था जिसकी टिप टिप आवाज एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। रोशनी के नाम पर सिर्फ कमरे में बिल्कुल बीचों बीच छत से मोटी लोहे की जंजीरों के सहारे 4 बड़ी भारी और मोटी रस्सियों के अलावा एक मध्यम बल्ब जल रहे थे। ये पिंजरे इतने छोटे कि इंसान इसमें न तो पूरी तरह खड़ा हो पाए और न ही इसमें सीधा लेट सकता। इंसान को इनमें घुटनों के बल सिकुड़ कर बैठना पड़ता था। तब अभय ने एक बहुत ही ठंडी और शैतानी आवाज में कहा, डालो इन कुत्तों को इस नए घेरों में। उसकी ये बात सुनते ही पाशा और रंगा ने सबसे पहले हाजी हबीब खान को घसीटा। वहीं हाजी पागलों की तरह रो रहा था। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं रायचंद साहब, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर चूमता हूँ। पाशा ने हाजी के पेट पर एक लात मारे उसे उठाकर पहले पिंजरे के अंदर पटक दिया। पिंजरे का भारी दरवाजा एक खौफनाक क्लैंक की आवाज के साथ बंद हुआ और उस पर 3 मोटे ताले लगा दिए गए। इसके बाद अलेक्जेंडर सोलोनिक की बारी आई। अलेक्जेंडर, जो कभी रशियन महलों में रेशम के बिस्तरों पर सोता था, उसे उस जंग लगे खून से सने लोहे के पिंजरे में जानवरों की तरह धकेल दिया गया। उसकी टूटी हुई पसलियां पिंजरे के सरियों से टकराई और दर्द से चीख पड़ा। तीसरे पिंजरे में नैना अलेक्जेंडर सोलोनिक को फेंका गया। नैना के पीठ के जो घाव जो बाघ ने दिए थे वो पिंजरे के लोहे के रगड़ खाकर फिर से खून उगलने लगे। नैना ने अपने दांत पीसकर अभय की तरफ देखा। नैना ने रशियन में पुकार कर कहा, एक दिन तुम पछताओगे अभय रायचंद, बर्तावा तुम्हें ढूंढ निकालेगी। अभय धीरे धीरे चलकर नैना के पिंजरे के बिल्कुल पास गया। उसने अपनी उंगली को पिंजरे के सरियों पर फेरा। अभय ने एक बहुत ही खौफनाक और सर्द मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी नैना। जब मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़ों को पार्सल करके रूस भेजूंगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। और सबसे आखिर में उस आदमखोर डैनियल की बारी आई। डैनियल अभी भी बेहोश था, लेकिन अभय जानता था कि आदमखोर दानव होश में आते ही लोहे के पिंजरे को भी अपने दांतों से तोड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए अभय ने अपने आदमियों को हुक्म देकर कहा था, इसके लिए खास इंतजाम करो। सिकंदर और उसके आदमियों ने डैनियल के हाथों और पैरों में टाइटेनियम की भारी जंजीर बांध दी और सबसे खौफनाक काम, उन्होंने डैनियल के उस आदमखोर मुंह पर, जिसमें शार्क जैसे दांत थे, एक भारी लोहे का मजल पहना दिया जिसे पीछे से ताला मार दिया गया और अब डैनियल किसी को काट नहीं सकता था। उस चौथे पिंजरे में उसे डाल दिया गया और पिंजरा हवा में लटका दिया गया। चारों कैदी, दुनिया के सबसे खौफनाक दरिंदे और माफिया, अब अभय रायचंद की मुट्ठी में एक पिंजरे के अंदर चूहों की तरह फंस चुके थे। वहीं अभय रायचंद उस खूनी और अंधेरे
तहखाने के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसके चारों तरफ उन पिंजरों में लटके हुए दरिंदे तड़प रहे थे, दर्द से करहा रहे थे और खौफ से कांप रहे थे। अभय के शरीर का वो भयानक दर्द जो टांके खींचने की वजह से उठ रहा था, वह अब एक अजीब सी सुकून में बदल चुका था। उसने अपनी शर्ट उतारी। उसके सीने के टांके पूरी तरह से खून में डूब चुके थे। तभी सिकंदर ने तुरंत फर्स्ट एड किट निकाली और अभय के घाव को साफ करने लगा। सिकंदर ने अभय की पट्टियां बदलकर बहुत ही सम्मान और खौफ के साथ कहा, छोटे मालिक, आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। मुस्तफाबाद से हाजी को जिंदा निकाल लाना, इन रशियन शैतानों को इस तहखाने में कैद करना, ये अंडरवर्ल्ड के इतिहास के लिए अमर हो जाएगा। वहीं आगे से अभय ने कोई गुरूर नहीं दिखाया। अभय ने उन पिंजरों की तरफ अपनी लाल आंखों को देखकर कहा, यह कोई जीत नहीं सिकंदर, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होगा। ये कहते हुए अभय ने अपनी नई शर्ट पहनी। इसके बाद अभय ने एक प्रलयंकारी हुक्म सुनाकर कहा, इन्हें इसी अंधेरे में लटके रहने दो। इन पिंजरों के नीचे बर्फीला पानी भर दो। इन्हें सोने मत देना। इन्हें एक बूंद पानी या खाने का निवाला नहीं मिलना चाहिए। इनके घावों में सड़ांध पैदा होने दो। मैं चाहता हूं कि जब वह वापस नीचे आऊं तो इनकी हर एक सांस मौत की भीख मांग रही हो। उसकी ये बात सुनकर आगे से सिकंदर ने तुरंत अपना सिर झुकाकर कहा, जी छोटे मालिक। उसकी सहमति पाते ही अभय मुड़ा और उस तहखाने की लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, अभय के चेहरे के वो खौफनाक, शैतानी और दरिंदे वाले भाव धीरे धीरे पिघलने लगे। उसका वो खूनी माफिया वाला लिबास उतर रहा था और उस जगह पर एक मासूम, फिक्रमंद और बेइंतहा प्यार करने वाला पति वापस लौट रहा था। लिफ्ट फार्म हाउस के उस हिस्से में जाकर रुकी जहां फूलों की महक थी, जहां ताजी हवा थी, जहां एक बहुत ही आलीशान और खूबसूरत बेडरूम था। काव्या सो रही थी। अभय ने अपने खून से सने हाथ और चेहरा वॉशरूम में अच्छी से तरह धोया। उसने एक बहुत ही साफ सुथरी, आरामदायक टी शर्ट पहनी ताकि काव्या को उसके घावों की भनक न लगे। वो धीरे से चलकर काव्या के कमरे में आया। सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर काव्या के मासूम चेहरे पर पड़ रही थी। वो बहुत ही सुकून की नींद सो रही थी। उसे इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि उसके ठीक पैरों के नीचे, जमीन के 100 फुट गहरे तहखाने में, उसके पति ने उन शैतानों को पिंजरों में जकड़ लिया था जिन्होंने उसे मौत के करीब पहुंचाया था। अबे बहुत ही खामोशी से काव्या के बेड के पास जाकर बैठ गया। उसने काव्या के माथे पर बिखरे बालों को बहुत ही नजाकत से हटाया और उसके माथे को चूम लिया। इसके बाद अभय ने मन ही मन एक खामोश वादा करके कहा, तुम्हारी दुनिया अब पूरी तरह से सुरक्षित है मेरी जान। तुम्हारे गुनहगार अब जहन्नुम की दहलीज पर टंगे हैं। तुम दिन के उजाले में अपनी कंपनी संभालना, अपनी मुस्कान बिखेरना, और मैं रात के उन अंधेरे में उन दरिंदों की चीखों से तुम्हारी हिफाजत का संगीत बनाऊंगा। तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा अभय, हमेशा तुम्हारे साथ है। ये सोचते हुए अभय ने काव्या का हाथ अपने हाथों में लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। जहां प्यार और खौफ, फरेब और सच्चाई, और जिंदगी की और मौत की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक ही छत के नीचे एक ही साथ चल रही थी। अभय रायचंद अब एक बहुत ही शरीफ और प्यार करने वाला घर जमाई था, और रात में दुनिया का सबसे खौफनाक और परलयंकारी जल्लाद। अभय अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वह बस काव्या के चेहरे को एक टक निहारते जा रहा था। काव्या जो अभी तक नींद में गहरी और मीठी आगोश में थी, उसका चेहरा 15 दिन पहले की उस खौफनाक रात की तुलना में अब कितना बदल चुका था। वो पीलापन, वो दर्द और मौत का साया, सब कुछ अब गायब हो चुका था। उसकी सांसें धीमी और लयबद्ध थी। अभय की आंखों में उस वक्त दुनिया का सारा प्यार, सारी फिक्र, एक अजीब सी शांति थी। वो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मान रहा था। उसकी ने काव्या को मौत के मुंह से खींच लिया। उसकी काव्या जो उसके जीवन की सबसे खूबसूरत, सबसे अनमोल पहेली थी, वह आज उसके सामने इस तरह मासूमियत से सो रही थी। तभी काव्या की पलकें फड़फड़ाई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी वो झील जैसी गहरी आंखें, जिनमें अब सिर्फ और सिर्फ अभय के लिए प्यार था। उन्होंने तुरंत अभय को ढूंढ लिया। उसने देखा कि अभय उसे इतनी गहराई और इतने गौर से देख रहा है, जैसे उसके चेहरे पर अपनी दुनिया की हर खुशी ढूंढ रहा हो। काव्या के चेहरे पर एक नटखट और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने अपनी एक हाथ को चादर के नीचे से बाहर निकाला और अभय के हाथ को छू लिया।
उसने बहुत ही धीमी, रेशमी और शर्मीली आवाज में पूछा। ऐसे ऐसे क्या देख रहे हो? अभय, जो पूरी तरह से काव्या की उन आंखों में खोया हुआ था, वह अपनी उस खूंखार माफिया वाली पहचान को पूरी तरह से भूल गया था। उसने बहुत ही शरारत भरे और रोमानी अंदाज में कहा, कुछ नहीं, मैं बस अपनी जान को निहार रहा था।" काव्या के गालों पर एक हल्की सी गुलाबी रंगत छा गई। उसने अपनी नजरें अभय की आंखों से चुराने की कोशिश की, लेकिन अभय ने उसका हाथ बड़ी मजबूती से थाम लिया। तभी अभय ने आगे कहा, सच में सोते हुए तुम बहुत ही ज्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी, बिल्कुल एक छोटे नन्हे बेबी की तरह, जिसे दुनिया की किसी भी फिक्र का अंदाजा नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी ये बात सुनकर आगे से काव्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी वो हंसी उस कमरे में संगीत की तरह गूंज गई। उसने अपना सिर तकिए पर थोड़ा सा अभय की तरफ झुकाया। उसने शरारत में पूछा, बेबी, तो क्या तुम मेरा ख्याल रख रहे थे? आगे से अभय ने काव्या के गालों पर अपनी उंगलियों से बहुत ही नजाकत के साथ सहला कर कहा, सिर्फ ख्याल ही नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैं कितना खुश नसीब हूँ। मेरी जिंदगी में तुम हो। जो सुकून तुम्हें सोते हुए देखने में मिलता है, वो शायद मुझे इस पूरी दुनिया की दौलत में भी नहीं मिल सकता। काव्या को अभय की इन बातों में एक अजीब सी गहराई महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि अभय आज कुछ ज्यादा ही इमोशनल और प्यार भरा महसूस कर रहा है। उसने अपने हाथ अभय के बालों में डाले और उन्हें सहलाने लगी। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, पता है अभय, जब मैं हॉस्पिटल में थी, जब सब कुछ धुंधला था, तब भी मुझे सिर्फ एक एहसास था, वो तुम्हारा एहसास था। मुझे पता था कि तुम मुझे कहीं नहीं जाने दोगे। मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे और वापस ले आओगे। अभय ने काव्या के माथे को अपने माथे से टिका लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। अभय ने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, कभी नहीं काव्या, मैंने तुम्हें एक बार मौत को सौंप दिया था। दोबारा मैं वो गलती नहीं कर सकता। अब से तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर धड़कन मेरी जिम्मेदारी है। उस कमरे में रोमांस की एक ऐसी लहर दौड़ रही थी जो वक्त को थमा देने वाली थी। अभय ने काव्या को अपनी बाहों में भरने के लिए अपना धीरे से हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे सीने के टांकों पर एक हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। काव्या ने तुरंत उसका दर्द भांप लिया। काव्या फिक्रमंद हो गई। उसने चिंता जताकर कहा, अभय, तुम हिल क्यों रहे हो? तुम्हें दर्द हो रहा है ना? आगे से अभय मुस्कुराया और उसने काव्या के हाथ को चूम कर कहा, तुम्हारे पास जब मैं होता हूं ना, तो दर्द भी दवा बन जाता है। तभी काव्या ने उसे प्यार भरी एक घुरने दी, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून था जो कोई भी दवा नहीं दे सकती। काव्या ने अपना सिर अभय के कंधे पर टिका कर कहा, तो फिर सुनाओ मुझे, वो सब सुनाओ जो तुमने पिछले 15 दिनों में किया। वो बोर्ड मीटिंग का सच, वो मुंबई का ट्रिप, मुझे सब कुछ विस्तार से जानना है। उसकी ये बात सुनकर अभय ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अब वक्त आ गया है उस कॉर्पोरेट हीरो वाली कहानी को और भी ज्यादा मजेदार और तफसील से काव्या को सुनाने का। उसने काव्या के बालों को सहलाकर अपनी वो झूठी लेकिन सच्ची कहानी फिर से बनना शुरू कर दिया। अभय ने एक बहुत ही शांत और रोमांटिक अंदाज में कहना शुरू करके कहा, तो सुनो काव्या, उस दिन मुंबई की मीटिंग, जिसे तुम सिंघानिया की हार समझ रही हो, वो असल में तुम्हारी और मेरी जीत की शुरुआत थी। वो अपनी कहानी में उन खौफनाक गुंडे, उन गोली और उन खून का जिक्र तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो अपनी उस साहस की कहानी को इतनी खूबसूरत और जज्बाती अंदाज में सुना रहा था कि काव्या उस पर पूरी तरह से मोहित हो गई। अभय उसे बता रहा था कि कैसे उसने एक एक पेपर्स को सिंघानिया के मुंह पर मारा और कैसे उसने कंपनी के सारे रेजिग्नेशंस लिए और कैसे उसने तुम्हारे उस मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को दोबारा अपने हाथों में सुरक्षित कर लिया। काव्या उसे एकटक देखे जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही अभय है जो कभी चुपचाप गालियां सुन लेता था। वो आज सच में उसके लिए एक दीवार बनकर खड़ा था। कमरे की उस धीमी रोशनी में वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। उस पल में न कोई माफिया था, न कोई दुश्मन। कमरे की उस धीमी रोशनी एक कल का ही खौफ भी नहीं था। उस पल में सिर्फ प्यार, एक ऐसा प्यार जो मौत के साए से लड़कर वापस आया था, अब अपनी एक नई, खुशहाल और सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहे थे और इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि फार्म हाउस के बेसमेंट में अलेक्जेंडर सोलोनिक और रशियन शैतान आज भी उनकी खुशहाल दुनिया को तबाह करने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पल में
सिर्फ और सिर्फ अभय और काव्या का वो खूबसूरत और रूमानी मिलन ही सबसे बड़ा सच था। फार्म हाउस की उस बहुत सुरक्षित, शांत और अभेद्य दीवारों के भीतर जब अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणों ने दस्तक दी, तो कमरे का माहौल एक अजीब सी खामोशी और सुकून से भरा हुआ था। बाहर से पक्षियों की चहचहाट आ रही थी। कमरे के अंदर की हवा में एक हल्की सी फूलों की महक खुली थी। जमीन के 100 फुट नीचे बने उस खौफनाक तहखाने में जहां अलेक्जेंडर सोलोनिक और उसका रशियन परिवार अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक सजा भुगत रहा था, वहीं जमीन के ऊपर इसी कमरे के अंदर जिंदगी अपने सबसे खूबसूरत रूप में मुस्कुरा रही थी। काव्या मल्होत्रा रायचंद आईने के सामने खड़ी थी और उसने एक बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशनल पेस्टल ग्रे रंग का बिजनेस सूट पहना था। उसके बाल सलीके से बंधे हुए थे और वो अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर रही थी। लेकिन बिस्तर पर बैठा अभय रायचंद इस नज़ारे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। अभय के चेहरे पर चिंता, फिक्र और एक अजीब सी घबराहट की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। उसका वो माफिया डॉन वाला खौफनाक दिमाग, जो दुश्मनों के खून की होली खेलने में जरा भी नहीं हिचकिचाता था, वो अपनी पत्नी की एक छोटी सी तकलीफ पर मोम की तरह पिघल जाता था। अभय धीरे से अपने बेड से उठा। उसके सीने के वो टांके अब काफी हद तक भर चुके थे, लेकिन फिर भी वो काव्या को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो चलते हुए काव्या के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने काव्या के नाजुक कंधों पर अपने मजबूत हाथ रखे और आईने में उसकी आंखों में देखकर एक बहुत गहरी और परेशान सांस लेकर कहा, काव्या, ये क्या है? तुम आज फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही हो? मैंने कल भी तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम नहीं मानी। अभय की आवाज में एक पति की वो बेतहाशा फिक्र और हल्की सी सख्ती थी, जो सिर्फ अपनों के लिए होती है। आगे से काव्या ने आईने में अभय की आंखों में देखा और अपनी लिपस्टिक को साइड में रख कर मुड़ी। काव्या ने मासूमियत से कहा, अभय प्लीज मुझे जाने दो ना, काम बहुत पेंडिंग है। लेकिन तभी अभय ने अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करके कहा, कोई काम पेंडिंग नहीं है काव्या। तुम्हें याद नहीं है कल क्या हुआ था? कल भी तुम इसी जिद करके ऑफिस गई थी और मैंने देखा कि शाम को तुम कैसा चक्कर खाकर गिर गई। तुम्हारा ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप हो गया था। तुम अभी भी अंदर से बड़ी कमजोर हो काव्या। गोलियों के घाव सिर्फ बाहर से भरते हैं, शरीर को अपनी पूरी ताकत वापस पाने में महीनों लग जाते हैं। तुम्हें अभी भी फुल बेड रेस्ट की सख्त जरूरत है। आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर ऑफिस नहीं जाने दे सकता। अभय का फैसला बिल्कुल अटल लग रहा था। उसने काव्या को खोने का जो खौफ महसूस किया था, वो खौफ को दोबारा अपनी जिंदगी के आसपास भी नहीं फटकने देना चाहता था। लेकिन काव्या भी कम जिद्दी नहीं थी। काव्या ने अभय के उस फिक्रमंद और सख्त चेहरे को देखा और फिर अपने होठों पर एक मीठी, प्यारी और जादू भरी मुस्कान खिल उठी, जिसके आगे दुनिया का बड़े से बड़ा माफिया डॉन और खुद अभय रायचंद भी पानी भरता था। काव्या ने अपने दोनों हाथ अभय के गले में डाल दिए। बहुत ही नजाकत से उसकी आंखों में देखकर अपनी रेशमी आवाज में कहा, अभय मेरे रक्षक, मेरे पति, क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं करते? तभी आगे से अभय ने अपनी नजरें चुराने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि काव्या की इस मुस्कान के आगे उसकी सारी शक्ति पिघल जाएगी। उसने अपनी नजरें चुराने की कोशिश करके कहा, काव्या, ये भरोसे की बात नहीं है, ये तुम्हारी सेहत का सवाल है। मैं तुम्हें कल की तरह बेहोश होते हुए नहीं देख सकता। तभी काव्या ने बहुत ही प्यार से अभय की गाल को सहलाया। काव्या ने उसको समझा कर कहा, नहीं अभय, मुझे ऑफिस जाना होगा। कल जो हुआ वो कोई कमजोरी की वजह से नहीं था। कल तो बहुत सारा काम पेंडिंग था। मुझे एक साथ कई फाइल्स चेक करनी थी, बोर्ड के कुछ फैसले लेने थे, जिसकी वजह से मुझे ओवर स्ट्रेस हो गया। बस इसी थकान की वजह से मुझे हल्का सा चक्कर आ गया। मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। ये कहते हुए काव्या ने हंसकर आगे कहा, वो तो ऑफिस में तान्या ने मुझे हल्का सा लड़खड़ाता हुआ देख लिया और उसने घबरा कर पैनिक में आकर मॉम को फोन कर दिया। मॉम का तो तुम्हें पता ही है अब है, वो कितना ओवर रिएक्ट करती हैं। उन्होंने राय का पहाड़ बना दिया और डॉक्टर माथुर को बुलाकर तुम्हें भी डरा दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब है, मेरा शरीर अब दर्द नहीं करता। उसकी ये बात सुनकर अभय ने गहरी सांस ली। उसने वो अभी भी राजी तो नहीं था, लेकिन जिद करते हुए फिर भी उसने कहा, फिर भी काव्या, एक भी दिन
और शाम काम कर लेने से मल्होत्रा इंडस्ट्री डूब नहीं जाएगी। तभी आगे से काव्या ने अपनी बात पर जोर देकर कहा, डूब तो नहीं जाएगी, लेकिन आज का दिन बड़ा खास है अभय। आज मुझे हमारी कंपनी के नए प्रोजेक्ट लाइन और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए कुछ नए और उभरते हुए एक्टर्स और एक्ट्रेस के साथ बहुत ही अहम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं। यह मल्होत्रा इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आज के ऑडिशंस और मीटिंग्स में मेरा मौजूद रहना जरूरी है। अगर सीईओ ही वहां नहीं होगा तो मीडिया और मार्केट में गलत मैसेज आएगा। काव्या की इन बातों में वो बिजनेस वूमन वाली लॉजिकल सोच थी जिसे अभय नकार नहीं सकता था। वो जानता था कि काव्या अपनी कंपनी से कितना प्यार करती है। उसके पिता के इस एम्पायर को ऊंचाइयों पर लेकर जाना ही उसका सबसे बड़ा सपना है। अभय ने काव्या की उस प्यारी सी मुस्कान और उसकी उन उम्मीदों से भरी आंखों को देखा। अभय का दिल पिघल गया। वो उस इंसान की कोई बात नहीं टाल सकता था जिसने उसे अपनी जिंदगी का भगवान मान लिया था। अभय ने हार मानकर एक लंबी सांस छोड़कर कहा, ठीक है।" उसकी हाँ पाते ही आगे से काव्या खुशी से चहक उठी। उसने अभय के गाल पर एक प्यारा सा किस दे दिया। लेकिन तभी अभय ने अपनी आवाज में बहुत ही दृढ़ और कमांडिंग लहजा लाकर कहा, लेकिन उसकी यह बात सुनते ही काव्या ने थोड़ा ठिठक कर कहा, लेकिन क्या? तभी अभय ने काव्या की आंखों में सीधा देखा और कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम आज ऑफिस जाओगी तो तुम अकेले नहीं जाओगी। मैं भी आज पूरे दिन ऑफिस में तुम्हारे साथ चलूंगा, और जिस मीटिंग में तुम बैठोगी, जिस ऑडिशन को जज करोगी, मैं ठीक तुम्हारे बगल वाली कुर्सी पर बैठा रहूंगा। मैं आज तुम्हारी सेहत को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। अगर मुझे लगता है कि तुम्हें जरा भी थकान हो रही है तो मैं उसी वक्त तुम्हें उठाकर वापस घर ले आऊंगा। मंजूर है? काव्या ने अभय के इस पजेसिव और फिक्रमंद रूप को देखकर एक बहुत ही खुशगवार हंसी हंसी। उसे अभय पर यह अधिकार जताना बड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए काव्या ने हंसकर हामी भरकर कहा, मंजूर है मेरे पति बॉडीगार्ड। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है।" आगे से अभी भी मुस्कुरा दिया। तैयार होने के लिए वॉशरूम की तरफ चला गया और कुछ ही देर में जल्दी से तैयार होकर बाहर आ गया। दोनों ने बाहर आकर पूरे परिवार के साथ नाश्ता किया और उसके बाद मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरफ चल पड़े। जब अभय और काव्या अपनी उस बख्तरबंद ब्लैक ओडी कार में बैठे मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरफ जा रहे थे तो अभय का पूरा ध्यान और सिर्फ काव्या पर था। वो उसे जूस पीने के लिए कह रहा था। कार का एसी काव्या के हिसाब से सेट था। यह सुनिश्चित कर रहा था कि काव्या को कोई भी मानसिक या शारीरिक थकान न हो। आज अभय के दिमाग में सिक्योरिटी और किसी दुश्मन का कोई खौफ या विचार नहीं था। और ऐसा हो भी क्यों? अभय को लगता था कि उसने अपने सारे दुश्मनों को मिटा दिया है। उसने रशियन भ्रातवा के भगवान अलेक्जेंडर सोलोनिक, उसके खूंखार पत्नी नैना और आदमखोर डैनियल को अपने ही फार्म हाउस के जमीन के 100 फुट नीचे बने ब्लैक होल में तहखाने में बाहरी लोहे के पिंजरों में चूहों की तरह कैद किया है। और रशियन दरिंदे वहां अपनी हर एक सांस के लिए तड़प रहे थे। रशियन माफिया का खेल अब खत्म हो चुका था। और जहां तक बात थी कनाडाई माफिया की, वो खुद अभय ने अपने हाथों से मुंबई के ताज होटल में मार्टिन कोपैटो की आंख में जलती सिगार घुसाकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मार्टिन कोपैटो के खौफनाक अंत के बाद कनाडाई सिंडिकेट भी अनाथ हो चुका था। अभय को पूरा यकीन था कि अब इस दुनिया में ऐसा कोई दुश्मन नहीं बचा जो उसकी काव्या की तरफ आंख उठाकर भी देखने की जुर्रत कर सके। इसी बेफिक्री की वजह से अभय आज सिर्फ अपनी पत्नी की तबीयत को लेकर चिंतित था, किसी गोली या स्नाइपर को लेकर नहीं। लेकिन यही अभय रायचंद की जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे भयंकर और सबसे जानलेवा भूल थी। अहंकार और जीत के नशे में अक्सर इंसान को चीज भूल जाता है जो खामोशी से मौत का जाल बुन रही होती है। अभय ने रशियन परिवार को तो खत्म कर दिया था, लेकिन वो भूल गया कि मार्टिन कोपैटो भी एक इंसान था और उसका भी एक परिवार था। एक ऐसा परिवार जो रशियन माफियाओं की तरह गर्म खून, जल्दबाज और बेवकूफ नहीं था। कनाडाई माफियाओं की जड़ें बर्फ की तरह ठंडी, खामोश और गहरी थी। जब उन्हें मार्टिन कोपैटो की उस विभत्स मौत का पता चला, तो जब उन्होंने अपने खुफिया नेटवर्क से पता लगाया कि इस मौत के पीछे अभय रायचंद का हाथ है, तो उन्होंने सोलोनिक परिवार की तरह अंधाधुंध और जल्दबाजी में हमला करने का बेवकूफ़ी नहीं किया। उन्होंने इंतजार किया, उन्होंने अपनी रणनीति बनाई, उन्होंने धैर्य का वो खेल खेला जो खौफनाक
खतरनाक होता है। कुपैटो की मौत का बदला लेने के लिए कनाडा से मौत का बर्फीला तूफान इंडिया की जमीन पर बड़ी खामोशी से उतर चुका था। और ये तूफान कोई और नहीं बल्कि मार्टिन कुपैटो की दो सबसे खूंखार, चालाक और जानलेवा औरतें थी। पहले थी मार्टिन की पत्नी ओलिविया कुपैटो, दूसरी थी मार्टिन की बड़ी बहन अमेलिया कुपैटो। मल्होत्रा इंडस्ट्री की उस आलीशान और कांच की बनी गगनचुंबी बिल्डिंग से ठीक 800 मीटर की दूरी पर एक नई ताजा बन रही बिल्डिंग के सबसे ऊपरी अंधेरी और वीरान छत पर मौत अपनी आंखें बिछाए बैठी थी। फर्श पर एक काले रंग की मैट बिछी थी और उस मैट पर औंधे मुंह लेटी हुई एक औरत अपने हाथों में दुनिया की सबसे खतरनाक और एडवांस स्नाइपर राइफल्स में से चेयरटेक M200 इंटरवेंशंस थामे हुए थी अमेलिया कुपैटो। अमेलिया कुपैटो कोई आम औरत नहीं थी। वो कनाडाई अंडरवर्ल्ड की सबसे खौफनाक और अचूक शार्प शूटर थी। उसके बारे में कहा जाता था कि अगर उसका स्नाइपर स्कोप किसी इंसान के दिल पर टिक जाए तो भगवान भी उस इंसान को नहीं बचा सकता। उसका धैर्य इतना भयानक था कि वो अपने शिकार का शिकार करने के लिए बिना पलक झपकाए, बिना हिले डुले 24 घंटे एक ही जगह पर लेटी रह सकती थी। उसने काले रंग का टैक्टिकल सूट पहना था। उसके ब्लॉन्ड बाल एक टाइट पोनीटेल में बंधे थे। उसकी ठंडी नीली कसाई जैसी आंखों ने अपनी राइफल के उस हाई टेक डिजिटल स्कोप के जरिए मल्होत्रा इंडस्ट्री के मेन गेट को लॉक कर दिया था। अमेलिया के कान में एक छोटा सा वायरलेस ब्लूटूथ कम्युनिकेटर लगा था। तभी कम्युनिकेटर में एक बड़ी मीठी लेकिन उतनी ही जहरीली आवाज गूंजी। वो पहुंच गए अमेलिया। काली उड़ी गेट पर लग चुकी है। यह आवाज अमेलिया कोटो को ओलिविया कुपैटो ने दी थी, जो इस वक्त मल्होत्रा इंडस्ट्री के अंदर मौजूद थी। अमेलिया ने अपनी राइफल के स्कोप को थोड़ा एडजस्ट किया। क्रॉस हेयर सीधे उस ओडी कार के दरवाजे पर आकर टिक गया। उसने देखा कि अभय रायचंद गाड़ी से बाहर निकला। अमेलिया की उंगली ट्रिगर पर गई और वो चाहती थी कि उसी पल अभय के सिर के चिथड़े उड़ा सकती थी, लेकिन नहीं। कुपैटो परिवार का बदला इतनी जल्दी और इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। उन्हें सिर्फ अभय को नहीं जलाना था, जिसे बचाने के लिए कुपैटो को मारा था। उसको अभय को तड़पाना था। उन्हें अभय की दुनिया को धीरे धीरे तिल तिल कर मारना था। अमेलिया ने बहुत ही सर्द और खामोश आवाज के साथ जवाब देकर कहा, मैं उसे देख रही हूँ ओलिविया। वो इतनी खूबसूरत पत्नी के साथ है। मेरी उंगली ट्रिगर पर है। क्या मैं उसे अभी नर्क भेज दूं? उसका क्रॉस हेयर अब अभय के चेहरे से हटकर काव्या के सीने पर आ गया था। तभी ओलिविया की शातिर आवाज आई। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, नहीं अमेलिया, उसे अभी मत मारना। एक स्नाइपर की गोली का दर्द बहुत सेकंड तक होता है। मैं चाहती हूँ कि वह इंसान अपनी पत्नी को अपनी ही आंखों के सामने बर्बाद होता देखे। मैं चाहती हूँ कि वो काव्या खुद हमारे जाल में फंसे। तुम बस कल अपनी नजरें गड़ाए रखना। अगर कोई भी हमारी प्लानिंग के बीच आया तो उसका भेजा उड़ा देना। बाकी का खेल मैं अंदर से खेलूंगी। उसकी ये बात सुनकर अमेलिया ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपनी उंगली ट्रिगर पर हटाकर कहा, अंडरस्टूड, मैं तुम्हारी बैकअप हूँ ओलिविया। गेम शुरू करो। ये कहते हुए अमेलिया वहीं उस कंक्रीट की छत पर एक शिकारी बाज की तरह खामोशी से लेटी रही। उसका स्कोप अभय और काव्या की हर एक हरकत, उनके हर एक कदम को ट्रैक कर रहा था। अभय, जो अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर खुद को भगवान समझ रहा था, वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि मौत का एक लेजर पॉइंट लगातार उनके माथों पर नाच रहा है। उधर मल्होत्रा इंडस्ट्री के अंदर ऑफिस का पूरा माहौल पूरी तरह से एक त्योहार जैसा था। कंपनी का पूरा ग्राउंड फ्लोर और ऑडिशन हॉल खचाखच भरा था। देश भर के कई उभरते मॉडल्स, एक्टर और एक्ट्रेस मल्होत्रा इंडस्ट्री के एक नए और करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का हिस्सा बनने के लिए आए थे। चारों तरफ कैमरों की फ्लैशलाइट, मेकअप आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स और कास्टिंग एजेंट्स की भीड़ लगी थी। इन्हीं सैकड़ों खूबसूरत चेहरों के बीच एक लड़की बैठी थी जिसकी खूबसूरती बाकी सभी को मात दे रही थी। उसके बाल सुनहरे और लहराते हुए थे। उसकी आंखें भूरी और बेहद मासूम लग रही थी। उसने एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत एलिगेंट और डिजाइनर सफेद रंग का वन पीस ड्रेस पहना था। उसके चेहरे पर एक नर्वसनेस और मासूमियत थी, जिसे देखकर कोई भी एक बेचारी, स्ट्रगलिंग और नई एक्टर समझ ले। ये कोई और नहीं बल्कि मार्टिन कुपैटो की विधवा ओलिविया कुपैटो थी। ओलिविया एक इटालियन कनाडाई मूल की औरत थी।
अंडरवर्ल्ड में उसका नाम द डेंजरस विंडो के रूप में जाना जाता था। वो हथियारों से नहीं बल्कि अपने हुस्न, अपने फ्रेब, अपने जहर और अपनी बेइंतहा खतरनाक एक्टिंग स्किल्स के साथ लोगों की जान लेती थी। जब उसे पता चला कि काव्या मल्होत्रा अपनी कंपनी के लिए कुछ नए चेहरों को तलाश कर रही है, तो ओलिविया ने तुरंत उसे एक सुनहरे मौके का इस्तेमाल किया। उसने रात ही रात में अपना पूरा हुलिया बदल लिया। उसने अपने लिए एक फेक और फेक आइडेंटिटी तैयार की। आलिया शर्मा, एक ऐसी अनाथ लड़की जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए कनाडा से इंडिया आई है। उसने अपने पोर्टफोलियो में इस कदर चालाकी से तैयार किया कि मल्होत्रा इंडस्ट्री की कास्टिंग टीम उसे रिजेक्ट कर ही नहीं सकती थी। ओलिविया का मकसद सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा बनना नहीं था। उसका मकसद था काव्या के दिल में जगह बनाना, काव्या की सबसे अच्छी दोस्त बनना, उसके इतने करीब जाना कि जब वो अभय और काव्या की पीठ में खंजर उतारे तो उन्हें उस खंजर का दर्द महसूस होने से पहले भनक तक ना लगे। ओलिविया ने अपने पास खड़ी एक लड़की से बहुत ही मीठी और मासूम आवाज में हिंदी में पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या काव्या मैम आ गई? मेरा ऑडिशन नंबर 45 है, मुझे डर लग रहा है। उसने अपनी हिंदी को भी बहुत अच्छे से ट्रेन किया था। उसके आगे लड़की ने जवाब देकर कहा, हाँ वो बस आ ही रही हैं। तभी पूरे ऑडिशन हॉल में एक अचानक सी खामोशी छा गई। सभी की नजरें मेन एंट्रेंस की तरफ घूम गई। काव्या मल्होत्रा अपने उस शानदार और कॉन्फिडेंट चाल के साथ हॉल में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान थी, लेकिन सबका ध्यान काव्या ने ज्यादा उस शख्स पर था जो उसके ठीक बगल में एक खौफनाक और अभेद्य साय की तरह चल रहा था। यह अभय रायचंद था। अभय ने एक चारकोल ब्लैक रंग का सूट पहना था। उसकी आंखें चील की तरह एक इंसान के चेहरे, उनके हाथों और उनके बॉडी लैंग्वेज को स्कैन कर रही थी। वो काव्या से सिर्फ एक कदम की दूरी पर था। उसका एक हाथ अपने कोट के बटन के पास था और जहां उसकी पिस्तौल छुपी हुई थी। हॉल में मौजूद लोग और स्टाफ आपस में फुसफुसाने लगे। वहीं खड़े एक मोटे से आदमी ने अपने पास खड़े आदमी से पूछा, ये मैम के पति है ना? ये यहाँ ऑडिशन में क्या कर रहे हैं? आगे से उस आदमी ने कहा, सुना है ये मैम को लेकर बड़े पजेसिव हैं, देखो कैसे घूर रहे हैं जैसे सबको कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन अभय ने इन फुसफुसाहटों पर कोई फर्क ध्यान नहीं दिया। उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज काव्या की सुरक्षा से बढ़कर नहीं थी। वहीं ओलिविया ने जैसे अभय को देखा, उसके खून में उबाल आ गया। यह वही इंसान था जिसने उसके पति के शरीर के टुकड़े किए। ओलिविया का दिल कर रहा था कि वो अपने ड्रेस में छुपाया हुआ पॉइजन डार्ट निकाले और अभय की गर्दन में घुसा दे, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। अपने चेहरे पर वो डरी हुई और मासूम आलिया वाली मुस्कान लाई। ओलिविया ने मन ही मन सोचा, तुम्हारा ये रक्षक वाला गुरूर मैं जल्द ही तोड़ूंगी अभय रायचंद। तुम गोलियों से बच सकते हो लेकिन उस फ्रेब से नहीं बच पाओगे जो तुम्हारी पत्नी के जरिए तुम्हारे घर के अंदर दाखिल होगा। काव्या सीधे जाकर जज की कुर्सी पर बैठ गई। उसके बगल में कास्टिंग डायरेक्टर और मार्केटिंग हेड बैठे थे। अभय ने बिना किसी से पूछे काव्या के पीछे वाली एक खाली कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। उसने अपने पैर फैला लिए और अपने दोनों हाथों को सीने पर बांध लिया। उसकी वो खौफनाक डोन वाली नजरें हाल में मौजूद हर एक कंटेस्टेंट को चीर रही थी। तभी काव्या ने पीछे मुड़कर धीमी आवाज में झिझक कर कहा, अब है तुम यहाँ मेरे पीछे क्यों बैठे हो? सब लोग नर्वस हो रहे हैं तुम्हें देखकर। तुम मेरे कैबिन में जाकर आराम क्यों नहीं करते? लेकिन आगे से अभय ने बहुत ही शांत लेकिन फौलादी आवाज में जवाब देकर कहा, मैंने सुबह ही कहा था काव्या, मैं आज तुम्हारी परछाई हूं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। मुझे किसी के नर्वस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये बात सुनकर आगे से काव्या ने हार मानकर एक हल्की मुस्कान दी। ऑडिशन शुरू करने का इशारा किया। इसके बाद एक के बाद कई लड़के और लड़कियां स्टेज पर आए। कुछ ने अच्छी एक्टिंग की और कुछ ने खराब। काव्या बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उन्हें जज कर रही थी, लेकिन अभय की वजह से हॉल का माहौल बहुत ही भारी और खौफनाक बन गया था। कोई भी खुलकर अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। और फिर कास्टिंग डायरेक्टर ने अगला नाम पुकार कर कहा, कंटेस्टेंट नंबर 45 मिस आलिया शर्मा। वहीं उसका नाम सुनते ही ओलिविया कोपेटो ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे पर मौजूद एक बेहद मासूम डरा हुआ नर्वस भाव ओढ़ लिया। वो धीरे धीरे कांपते कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ी। जैसे ही ओलिविया स्टेज पर आई, स्पॉटलाइट उस पर पड़ी। उसके वो बेइंतहा और प्राकृतिक खूबसूरती देखकर
जज पैनल में बैठे सभी लोग एक पल के लिए सन रह गए। काव्या भी उसकी मासूमियत और एलिगेंस को देखकर इम्प्रेस हो गई। सिर्फ एक इंसान था जिस पर इस हुस्न का कोई असर नहीं हो रहा था, अभय रायचंद। अभय की नजर ओलिविया के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके हाथों की हरकत, उसकी कमर के आसपास टिक रही थी, ये चेक करने के लिए कि कहीं उसके पास कोई हथियार तो नहीं है। ओलिविया ने माइक के पास आकर बहुत ही कांपती हुई और मीठी आवाज में कहा, हेलो हेलो मैम, मेरा नाम आलिया है, मैं इस इंडस्ट्री में नई हूँ। उसकी वो घबराहट असली लग रही थी। काव्या का दिल पिघल गया। काव्या ने बहुत ही प्यार और स्पोर्टिव लहजे में कहा, रिलैक्स आलिया, घबराओ मत, एक गहरी सांस लो। हमें तुम्हारी प्रोफाइल बहुत पसंद आई, तुम बस वो मोनोलॉग पढ़कर सुनाओ जो तुम्हें दिया गया है। ओलिविया ने सिर हिलाया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे का वो डरा हुआ भाव पूरी तरह से गायब हो चुका था। ओलिविया ने एक्टिंग करना शुरू किया। उसका जो मोनोलॉग था वो एक ऐसी औरत का था जो अपने प्यार को खोने के बाद दर्द और सदमे से गुजर रही है। ओलिविया ने अपने असल जिंदगी में उस दर्द को अपनी एक्टिंग में इस कदर घोल दिया कि उसके मुंह से निकला हर एक शब्द, हर एक आंसू और हर एक भाव इतना जीवंत और रूह कपा देने वाला था कि पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। उसकी आंखों से छलकते हुए असली आंसू देखकर काव्या की आंखों में भी नमी आ गई। जब ओलिविया ने अपना मोनोलॉग खत्म किया तो कुछ सेकंड तक हॉल का सन्नाटा रहा और फिर अचानक काव्या समेत पूरे हॉल ने खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर दिया। काव्या ने खुशी से ताली बजाकर उसकी तारीफ करके कहा, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग आलिया, मैंने आज तक इतने सारे ऑडिशन लिए लेकिन तुम्हारी जैसी रो टैलेंट और इतनी गहरी इमोशंस मैंने किसी में नहीं देखा। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी हमें हमारे नए कैंपेन के लिए चाहिए। ओलिविया ने अपने आंसू पोंछे और एक बहुत ही मासूम सी मुस्कान के साथ सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करके कहा, थैंक यू सो मच मैम, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अभय ताली नहीं बजा रहा था, वो बस अपनी आंखों को सिकोड़कर ओलिविया को देख रहा था। अभय का वो सिक्स सेंस जो अंडरवर्ल्ड की खूनी दुनिया में पलकर तेज हुआ था, उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा सिग्नल दे रहा था। उसे इस लड़की के उस परफेक्शन में बहुत ही अजीब और खटकने वाला महसूस हो रहा था। अभय का शातिर दिमाग काम करने लगा। उसने मन ही मन सोचा, कोई नई और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस अपने पहले ऑडिशन में इतनी खौफनाक हद तक परफेक्ट कैसे हो सकती है। इसकी आंखों में वो दर्द है, एक्टिंग नहीं था, वो कुछ और था। तभी काव्या ने बहुत ही उत्साह के साथ कहा, यू आर सिलेक्टेड आलिया, हम तुम्हारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तुम मेरे पीए के साथ मेरे कैबिन में आ जाओ। वहीं उसकी ये बात सुनकर ओलिविया के होठों पर वो जीत की शातिर मुस्कान आई, जिसे उसने बहुत ही चालाकी से एक आंसू के पीछे छुपा लिया था। ओलिविया ने मन ही मन सोचा, पहला कदम पूरा हुआ। मैंने तुम्हारे इस अभेद्य किले के अंदर अपनी जगह बना ली काव्या मल्होत्रा। अब मैं तुम्हारी वो सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी जो एक दिन तुम्हारे इस रक्षक पति के हाथों तुम्हारा कत्ल करवाएगी। कुछ देर बाद काव्या के उस बड़े आलीशान और सुरक्षित कैबिन में काव्या अपने डेस्क पर बैठी हुई कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स तैयार कर रही थी। ओलिविया उसके सामने वाली कुर्सी पर बहुत ही अदब और नर्वसनेस के साथ बैठी थी और अभय अभय कमरे के कोने में काउच पर बैठा था। उसकी आंखें अभी भी ओलिविया के चेहरे से नहीं हट रही थी। तभी काव्या ने बहुत ही दोस्ताना अंदाज में बातचीत शुरू करके कहा, आलिया, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? मेरा मतलब तुम यहाँ मुंबई में अकेली रहती हो? उसकी ये बात सुनकर आगे से ओलिविया ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही लाचार और दुखी भाव लेकर आई। ओलिविया ने बहुत ही दर्दनाक झूठ बोलकर कहा, मैम, मेरी फैमिली इस दुनिया में नहीं। मेरे माता पिता बचपन से गुजर गए थे। मैं एक अनाथालय में पली बड़ी। मैं बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ अकेली संघर्ष कर रही हूँ। उसकी ये बात सुनते ही काव्या का दिल पूरी तरह से पसीज गया। काव्या हमेशा से इमोशनल और दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी। एक अनाथ और टैलेंटेड लड़की का संघर्ष सुनकर काव्या के अंदर ओलिविया के लिए गहरी सहानुभूति पैदा हो गई। काव्या ने आगे बढ़कर ओलिविया का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, ओह, आई एम सॉरी आलिया, लेकिन तुम्हें अब खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं। मल्होत्रा इंडस्ट्री अब तुम्हारी फैमिली है। तुम कभी भी किसी भी चीज की जरूरत महसूस करो तो मुझसे एक दोस्त की तरह बात कर सकती हो। तभी आगे से ओलिविया ने काव्या का हाथ बहुत ही प्यार से दबाकर कहा, थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छी हैं। लेकिन अभय को यह सब बिल्कुल रास नहीं आ रहा था।
अभय अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे के चलकर ओलिविया के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। अभय ने एक बड़ी सर्द भरी मायूसी और जासूसी अंदाज में कहा, तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा था आलिया। उसकी आवाज सुनकर ओलिविया के पीठ में एक सिरहन दौड़ गई। ओलिविया ने बिना मुड़े डरी हुई आवाज में जवाब देकर कहा, थैंक यू सर। तभी अभय ने ओलिविया की कुर्सी के हत्थे पर अपना हाथ रखकर बहुत उसके चेहरे के करीब झुककर कहा, लेकिन तुम्हारी हिंदी में एक अजीब सा एक्सेंट है, जैसे कोई ऐसा इंसान हिंदी बोल रहा है जो इंडिया का रहने वाला ना हो। और तुम्हारी आंखों की पुतलियों का जो रंग है वो भी टिपिकल इंडियन नहीं है। अभय का यह सवाल इतना तीखा और सीधा था कि काव्या भी हैरान रह गई। वहीं ओलिविया की धड़कनें एक सेकंड के लिए रुक गई। उसे एहसास हो गया कि अभय रायचंद कोई कोई बेवकूफ पति नहीं, उसकी नजरें किसी एक्सरे मशीन की तरह तेज है। लेकिन द डेंजरस विंडो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। ओलिविया ने अपनी आवाज में एक बहुत ही मासूम और झिझक पैदा करके कहा, वो सर, मैंने बचपन से ही काफी वक्त एंग्लो इंडियन अनाथालय में बिताया। वहां नन्स ज्यादातर इंग्लिश बोलती थी, इसलिए शायद मेरा एक्सेंट थोड़ा अलग हो गया। मेरी आंखों का रंग मेरी माँ के जीन्स की वजह से है। तभी काव्या ने तुरंत अभय को घूर कर देखा। काव्या ने थोड़ा नाराज होकर कहा, अभय, तुम ये कैसी अजीब सी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? वो बेचारी पहले ही डरी हुई है, तुम उसे ऐसे सवाल पूछकर और नर्वस कर रहे हो। तभी आगे से अभय ने ओलिविया की आंखों में घूर कर कहा, मैं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा काव्या, मैं तो बस नई टैलेंट के बारे में थोड़ा और जानना चाहता था। ये कहते हुए अभय पीछे हट गया, लेकिन उसका शक अभी भी दूर नहीं हुआ था। वहीं काव्या ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स ओलिविया की तरफ बढ़ाए। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, आलिया, तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। आज से तुम हमारे इस नए कैंपेन का मेन फेस हो। आगे से ओलिविया ने वो पेपर्स लिए और कांपते हुए हाथों से उन पर अपने फेक सिग्नेचर करके कहा, थैंक यू मैम, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। ओलिविया ने कहा और खड़ी हो गई। तभी काव्या ने मुस्कुराकर उससे कहा, मैं अपनी पीए को बोलती हूँ, वो तुम्हारा शेड्यूल समझा देगी। उसके बाद सुनकर ओलिविया ने सिर झुकाया और कैबिन के बाहर जाने के लिए मुड़ी। जैसे वो दरवाजे के पास पहुंची, उसने एक आखिरी बार काव्या और अभय को देखा। उसके चेहरे पर तो वही मासूमियत थी, लेकिन उसके दिमाग में कनाडाई माफिया का वो खौफनाक चक्रव्यूह अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था। ओलिविया ने कैबिन के बाहर निकलते हुए मन ही मन एक खौफनाक कसम खाकर सोचा, तुम बहुत तेज हो अभय रायचंद, लेकिन तुम्हारा ये शक तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी काव्या अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनने वाली है। जब वो तुम पर शक करना शुरू करेगी, तब तुम्हारा ये गुरूर, तुम्हारी ये तड़क, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। मार्टिनो की मौत का बदला मैं तुम्हारे दिल को तड़पा तड़पा कर लूंगी। ये सोचते हुए ओलिविया बाहर निकल गई। कैबिन के अंदर अभी भी अभय उसी दरवाजे की तरफ उसको घूर रहा था। तभी काव्या ने अपनी कुर्सी से उठकर अभय के पास आकर कहा, अभय, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हर इंसान को ऐसे शक की नजरों से क्यों देखते हो? वो एक बेचारी अनाथ लड़की है, उसे काम की जरूरत है। आगे से अभय ने काव्या की आंखों में देखा। उसे बता नहीं सकता था कि उसका सिक्स सेंस उसे क्या चेतावनी दे रहा है। इसलिए अभय ने गहरी सांस लेकर झूठ बोलकर कहा, शायद तुम सही हो काव्या। शायद मैं आज तुम्हारी तबीयत को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा हूँ। मुझे हर चीज में खतरा नजर आने लगा है। ये कहते हुए अभय ने काव्या को अपने गले लगा लिया। काव्या ने भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अभय की आंखें अभी खुली थी। उनमें एक बड़ा खौफनाक और शातिर चमक थी। अभय ने मन ही मन सोचा, तुमने उसे एक अनाथ लड़की समझकर अपने गले से लगा लिया काव्या, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि वो लड़की बहुत बड़ा फरेब है। और अगर वो फरेब है, मेरी काव्या की एक कदम भी और बढ़ा तो मैं इस दुनिया को एक बार फिर से शमशान बना दूंगा। अभय ने काव्या को गले लगाकर अपने ही एक हाथ से अपने कोट के अंदर अपना फोन निकाला और सिकंदर को एक खामोश मैसेज टाइप किया। सिकंदर, आज जो नई लड़की आलिया शर्मा सिलेक्ट हुई है, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो। उसका ब्लड टेस्ट, उसका डीएनए, उसका पास्ट। मुझे उसके बारे में एक एक जानकारी चाहिए। मुझे उस लड़की पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। कयामत की वो खामोश जंग अब एक नए चालाक साइकोलॉजिकल मोड़ पर आ चुकी थी। बाहर अमेलिया का स्नाइपर स्कोप मौत की ताक में था और अंदर ओलिविया ने दोस्ती का वो मीठा जहर काव्या की जिंदगी में घोलना शुरू कर दिया था। अभय रायचंद के सामने अब गोलियों से लड़ने वाला कोई दुश्मन नहीं,
बल्कि एक ऐसा फरेब था जो सीधे उसके घर के अंदर उसकी पत्नी के दिल में घुसने की तैयारी कर चुका था। मल्होत्रा इंडस्ट्री की उस आलीशान कैबिन के अंदर जहां काव्या अपने काम में मसरूफ थी, वहीं अभय रायचंद के दिमाग में शक का एक बड़ा खौफनाक और अलार्म बजा रहा था। उसका वो मैसेज सिकंदर, इस आलिया शर्मा का पूरा बैकग्राउंड चेक करना, हवा के जरिए रायचंद एम्पायर के उस खूंखार और अचूक खुफिया नेटवर्क तक पहुंच चुका था। सिकंदर, जो इस वक्त मल्होत्रा इंडस्ट्री के कुछ दूरी पर अपने एक सीक्रेट स्नाइपर पोजीशन पर तैनात था, उसने जैसे ही छोटे मालिक का यह मैसेज पढ़ा, उसके माथे पर बल पड़ गई। सिकंदर जानता था कि अभय रायचंद का सिक्स सेंस कभी गलत नहीं होता। अगर छोटे मालिक को किसी लड़के पर शक हुआ तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। सिकंदर ने अपने कान में लगे ब्लूटूथ कम्युनिकेटर पर तुरंत साइबर टीम को एक्टिव करके कहा, पाशा, मुझे इस आलिया शर्मा नाम की लड़की का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए। इसकी पैदाइश से लेकर आज तक सुबह इसने नाश्ते में क्या खाया, सब कुछ निकालो। इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अनाथल्या का रिकॉर्ड, इसके खून की रिपोर्ट मुझे 1 घंटे के अंदर मेरी स्क्रीन पर चाहिए। रायचंद एम्पायर के हैकर और मुखबिर पागलों की तरह काम पर लग गई। अंडरवर्ल्ड के पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर पहुंच थी जो पुलिस और खुफिया एजेंसियों के पास भी नहीं होती। कुछ ही देर में सिकंदर के टैबलेट पर डेटा आना शुरू हो गया, लेकिन जैसे जैसे सिकंदर उस रिपोर्ट को पढ़ता जा रहा था, उसके चेहरे की लकीरें उलझती जा रही थी। उसने जो सोचा था उसका ये बिल्कुल उल्टा हो रहा था। रिपोर्ट बिल्कुल साफ थी। तभी पाशा की आवाज कम्युनिकेटर पर गूंजी। उसने सिकंदर से कहा, सिकंदर भाई, लड़की का सारा रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट है। आलिया शर्मा, उम्र 24 साल, शिमला के पास एक छोटे से सेंट मैरी अनाथल्या में पली बड़ी। 18 साल की उम्र में वो वहां से निकली और मुंबई आ गई। यहाँ उसने कई छोटे मोटे थिएटर ग्रुप्स में काम किया। उसके बैंक अकाउंट्स, रेंट एग्रीमेंट, सब कुछ बिल्कुल असली और सालों पुराने हैं। सिकंदर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरान होकर पूछा, क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई विदेशी कनेक्शन या रशियन या कनाडाई माफिया से कोई लिंक? तभी पाशा ने कंफर्म करके कहा, बिल्कुल नहीं भाई, ये लड़की तो पुलिस स्टेशन के आसपास भी नहीं गुजरी। एकदम बेचारी और सीधी सादी अनाथ लड़की है। इसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं जो खतरे की घंटी बजाए। लेकिन सिकंदर छोटे मालिक के शक को इतनी आसानी से खारिज नहीं कर सकता था। उसने तय किया कि खुद अनाथालय के लोगों से बात करेगा। सिकंदर ने तुरंत अपने आदमियों को शिमला के उस अनाथालय में भेजा जो खुद वीडियो कॉल पर वहां की सबसे पुरानी नन, सिस्टर मार्गरेट से बात की। सिकंदर ने एक फर्जी पुलिस वाले का रोब दिखाकर आलिया की तस्वीर, जो कि असल में ओलिविया की तस्वीर थी, वो स्क्रीन पर दिखाकर कहा, सिस्टर, क्या आप इस लड़की को जानती हैं? तभी आगे से उस बूढ़ी सिस्टर ने अपने चश्मे को ठीक किया और तस्वीर देखकर उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और दर्द भरी मुस्कान आ गई। सिस्टर ने बहुत ही प्यार से कहा, अरे ये तो हमारी प्यारी आलिया है। बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक है। बेचारी के माँ बाप नहीं, लेकिन इसके सपने बहुत बड़े हैं। वो मुंबई गई थी हीरोइन बनने। क्या वो ठीक है ना ऑफिसर? तभी आगे से सिकंदर ने जोर देकर पूछा, आप पक्का कह सकती हैं कि ये वही आलिया है? तभी आगे से सिस्टर मार्गरेट ने अनाथालय का पुराना धूल भरा एक रजिस्टर निकाल कर कहा, बिल्कुल, उस रजिस्टर में आलिया शर्मा के बचपन से लेकर जवानी तक कुछ पुरानी और धुंधली तस्वीरें लगी हुई थी। सिस्टर ने वो तस्वीर कैमरे के सामने की। जब सिकंदर ने उन तस्वीरों को देखा तो उसका दिमाग सुन पड़ गया। तस्वीर में दिख रही वो 15 साल की लड़की की शक्ल, उसकी नाक का नक्शा, उसकी आंखों का रंग आज की आलिया से लगभग 80-90% तक मैच कर रहा था। सिर्फ उम्र के साथ आने वाले कुछ बदलावों को छोड़ दे तो कोई भी ये देखकर कहता कि ये लड़की की बचपन की तस्वीर है। सिकंदर ने गहरी सांस ली। सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि छोटे मालिक का शक गलत है। यही लड़की कोई माफिया या कातिल नहीं थी। लेकिन सिकंदर, पाशा और खुद अभय रायचंद को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस सच्चाई को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो कनाडाई माफिया, द डेंजरस विंडो, ओलिविया कुपेटो की बुनी हुई अब तक की सबसे खौफनाक, सबसे शातिर और सबसे डरावनी साजिश थी। सच क्या था? सच ये था जो हम कल जानेंगे। दोस्तों, सच जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी के साथ। क्या होगा इस आलिया शर्मा का सच, जानेंगे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और कमेंट करके बताएं कि जो सुबह की कहानी हमारी इंस्टा मल्टी मिलेनियर आपने सुनी, वो
कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि हम उसको शुरू करते रहें तो कमेंट करके लिखें कि हम उसको शुरू करें। सभी कमेंट में लिखेंगे आज कंटिन्यू, तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे।